पेज नंबर 2 पे आ जाए, साथ वाले की किताब पे। आदम स्मिथ इन हिज मशहूर किताब कोमो के पेस हैज़ एलेबोरेटेड द फॉलोइंग कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। ये हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ रहने दें। चलें जी आगे। टैक्स एज मीन्स फॉर डेवलपमेंट, ये लिख लिया, पर चैप्टर 3 में पढ़ेंगे हम। टैक्स एज मीन्स फॉर डेवलपमेंट यहाँ लिख लें, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। यहाँ ये लिख लें, टैक्स एज मीन्स फॉर डेवलपमेंट के साथ। अच्छा भाई समझदार हो गया। कितने बजे की टिकट है और किस दिन की? बुध की 4:30 बजे की, बुध की रात 11 बजे, बुध की पौने 1 बजे, बुध की 12 बजे, बुध की 4 बजे, कल क्या? ट्यूसडे 7 बजे। खड़े हो जाओ जी। आज शाम की। ओ मैन हाउ डेयर यू, प्लीज स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। जूते उतारो और सीट के ऊपर खड़े हो जी। वरागर्दी कितनी है बुध को लाहौर में तुमने? सुबह शाम रात सुबह? Tax is the main source of development. Tax help us in development of country. शुगर ही लगा रहा है। Tax is the main source of development. Tax help in development. Exemption of tax to agriculture sector. Promote agriculture. Charities can be encouraged by providing tax rates on them. Section 61 जो पढ़ा था हमने। Imposing high custom duty on import of luxury items. महंगी चीज़ों को, luxury items को अगर हाई टैक्स लगा देंगे तो इससे इंकरेज होगी लोकल मैन्युफैक्चरिंग। टैक्सिंग रिच एट हाई रेट एंड लो इनकम ग्रुप एट लोअर रेट। टेबल 1 and 2, टेबल 1 and 2। टैक्सिंग रिच एट हाई रेट एंड लो इनकम ग्रुप एट लो रेट। ओके गाय। अच्छा, 5वां पॉइंट जरा समझ लें। गवर्नमेंट कैन मार्क एरियाज एज टैक्स फ्री जोन्स। गवर्नमेंट मुल्क में कुछ ऐसे इलाके बता सकती है जिन पे टैक्स नहीं लगना। जैसे सियालकोट के अंदर जहाँ स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट बन रहा हो, तो वहाँ पे कुछ इलाके गवर्नमेंट ने बताए हुए हैं जिन पे टैक्स नहीं लगना। तो गवर्नमेंट कैन मार्क एरियाज एज टैक्स फ्री जोन्स, एज इंडस्ट्रियल जोन्स, फैक्ट्रीज बनेंगी जहाँ, एंड इकोनॉमिक जोन, जोन होता है इलाका। टू प्रोवाइड टैक्स इंसेंटिव्स, टैक्स इंसेंटिव्स होता है टैक्स एग्जेम्पशन, यानी टैक्स माफ़ कर दिया। एग्जेम्पशन लिख लो, इंसेंटिव अंडरलाइन करके ऊपर बरकत के लिए। बेटा हम फिर नमाज़ पढ़ते हैं, इंशाल्लाह खाला की तरफ निकल जाएंगे। जी अम्मी आप लोग इंशाल्लाह फिर आप मेरे खाना रख जाइएगा दोपहर का और रात का। हाँ ठीक है बेटा, तुम तो एक अजीम काम कर रहे हो। इट विल इनकरेज बिजनेस कंसर्न्स टू पढ़ा लें दो मैनू। It will encourage business concerns to establish business units that will bring employment opportunities. ज़ाहिर बात है, एक बिजनेसमैन को पता है कि अगर मैं बिज़नेस शुरू करूँगा और मुझे टैक्स माफ़ होगा तो वो खुश होगा इस बात पे, और खुश होने की वजह से वो जो है वो ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ भी देगा। कहता है बात है, जब फैक्ट्री बनाएगा तो लोगों को नौकरियाँ भी देगा, तो इससे पाकिस्तान के अंदर लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। वो कैमरे वाली बात की आपने उमर भाई से, वो जो मैंने बताई थी, वो ज़रा करके मुझे बतानी है, नोट कर लें अभी। पॉइंट नंबर 6 मुझे भी भूल जाती है। इन्वेस्टमेंट, इसको काट दें पॉइंट 6 को। पॉइंट 7 ये एक टैक्स रेट होता था पहले, अब ख़त्म हो गया हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट कैन बी इनकरेज टू इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट। ये कौन सा था न्यू प्लांट्स में इन्वेस्टमेंट्स? ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल टेकिंग वाला। काइंड्स ऑफ टैक्सेस और स्ट्रक्चर्स ऑफ टैक्सेस। एक टैक्स है जी प्रोपोर्शनल टैक्स या फ्लैट टैक्स। फ्लैट टैक्स है डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15%।
फ्लैट टैक्स है डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15%। बेटा तुम क्या खाओगे? अम्मी कुछ ऐसा करते हैं जो जल्दी खाया जाए, यानी कि टाइम ना लगे उस पर। बोनलेस कर दिया करें, मुझे बोन वाली चीज़ों पे तो उतारते और करते टाइम लग जाता है। आगे चाय रस ले लें। इट इज़ अ टैक्स वेयर द रेट ऑफ टैक्स इज फिक्स्ड। ये ऐसा रेट टैक्स है जिस पे रेट ऑफ टैक्स फिक्स होगा। अ फिक्स रेट इज अप्लाइड ऑन पर्सनस इनकम। एक बंदे की इनकम पे फिक्स रेट लगेगा, वेदर द इनकम इज हाई और वेदर द इनकम इज लो। आपको पता है लाख रुपए डिविडेंड कमा लें तो भी 15% रेट है, 1 करोड़ डिविडेंड कमा लें तो भी 15% रेट है। अंडर दिस सिस्टम पीपल हु अर्न मोर आर नॉट चार्ज एट हाई परसेंटेज एज कंपेयर टू प्रोग्रेसिव टैक्स। नीचे देख लेते हैं क्या होता है, दोबारा सुने। इस सिस्टम में पीपल हु अर्न मोर आर नॉट चार्ज एट हाई रेट। जो डिविडेंड लाख की बजाय करोड़ या 2 करोड़ कमाए तो उस पर हाई रेट लग जाएगा या रेट वही लगेगा? रेट वही लगेगा। ओके। प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स, हाथ रखें दीवार पे, ठंडी ठंडी है, मज़ा आ रहा है। ये वाली सही है, सही है ना, ठंडी ठंडी है। इधर हाथ दोगी, इधर तो मज़े लगे हुए। प्रोग्रेसिव टैक्स जी, प्रोग्रेसिव टैक्स लिखें टेबल 102, टेबल 102। अच्छा, थोड़ी सी ना ज़िंदगी सही तरह गुजारें। बस में भी ड्राइवर के पास बैठ के थोड़ा सा शुगर लगा दिया और यार क्या हाल है यार, स्पीड मार के दिखाया जा रहा थोड़ी सी तरह। इसी तरह फिर सवारियों को, बबलू क्या हाल है यार, मैं तेरे लिए एक लेयर्स लेके आया था। तो बस में भी ना हंसते खेलते जाना है आप लोगों ने सबको। ऐसे नहीं है कि मुंह बुसा हुआ हो, बस रुक गई 10 मिनट बाद कोई आके उठा रहे भाईजान सारे निकल गए ना, तुम भी उठ जाओ। प्रोग्रेसिव टैक्स टेबल 102। तो जिंदगी इधर अच्छी गुजारें, दाएं वालों को सत्य रहा करें हर वक्त, अनजान बंदे को भी हंसाया करें। प्रोग्रेसिव टैक्स टेबल 102। लोग पहले बड़े परेशान हैं। इट इज़ अ टैक्स इन विच द टैक्स रेट इंक्रीजेज एज द इनकम बेस इंक्रीजेज। जैसे जैसे इनकम बेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ता रहेगा। टेबल 102। 0 से 6 लाख वालों पे कितने परसेंट टैक्स है? 0%। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी तो कितना रेट होगा? 35%। ये देख लो, आप देख लो, ये लो, आप खेल लो, हाथ दो भी। आगे चलें। अ प्रोग्रेसिव टैक्स takes a larger amount of tax from high income group as compared to low income group. This tax proportionately equal to the person's status in society. जितना बड़ा आपका ज्यादा स्टेटस होगा, जितनी इनकम ज्यादा होगी, उतना टैक्स ज्यादा होगा। छोटी छोटी बात दिल में आ रही होती है ना, बता दिया करें। एक दफा एक स्टूडेंट ने कहा ये पेन जरा मुझे पकड़ा के दिखाई, मेरा ऐसे दिल चाह रहा है, ये लो पकड़ के देखो। ऐसी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर लिया करें। ट्रक ड्राइवर को उतार के देना, मुझे इस सीट पे बैठ के देखने दें कैसा फील होता है। छोटी छोटी चीज़ें, पायलट को ना कह दीजिएगा जहाज में जरा। रिग्रेसिव टैक्स, अगला टैक्स कौन सा है? रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स ये है कि अगर आप 0 से 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो और टैक्स रेट है। आप 10 लाख से 25 लाख कमा रहे हैं और टैक्स रेट है। आप 25 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं, अबव 25 लाख, आपके लिए अलग टैक्स रेट है। 0 से 10 लाख वाले के लिए टैक्स रेट है 20%, इनके लिए टैक्स रेट है 10% और इसके लिए टैक्स रेट है 0%। तो क्या ऐसा मुल्क भी हो सकता है दुनिया में हो जहां अमीरों पे टैक्स माफ हो और गरीबों पे सबसे ज़्यादा टैक्स का रेट हो? तो ये प्रोग्रेस कर रहा है या रिग्रेसिव है? नोट कर लें। इसकी वजह काहिली और सुस्ती है। काहिली और सुस्ती इसकी वजह। देखें इधर, जो बंदा 0 से 10 लाख कमा रहा है, हुकूमत कहती है तू तो कोई काम नहीं कर रहा, वेलियां मार रहा है। अगर तू दिन रात एक करे ना और 10 लाख से ज़्यादा कमाए तो देख तेरे लिए मैं रेट 10% कर देती हूँ। तो ये दिन रात एक करके 13 लाख कमाता है, हुकूमत इसका रेट कम कर देती है। फिर हुकूमत कहती है अगर तू और टैलेंट दिखाना अपना और दिन रात एक करो, दिन में तू 25 घंटे काम कर तो तू मेरे ख्याल से बहुत कमा लेगा। इसने 26 लाख कमा के दिखाया एक साल, हुकूमत ने कहा जा तेरा टैक्स माफ़ किया, सारा पैसा तेरा है। तो ये शायद वजह है, काहिली और सुस्ती ख़त्म करना। लेकिन सुस्ती मुकाओ टैक्स, सुस्ती मुकाओ टैक्स, चुस्ती बढ़ाओ टैक्स भी लिख सकते हैं। कुछ ऐसा हो कि आपके अंदर वाला असलम जाग जाए इन 5 दिनों में और
मचा दे। अब अपने वाला मसला सबसे शेयर तो ना करो ना, एवरीवन इज नॉट हैविंग द सेम इशू लाइक यू गाय। इट इज़ अ टैक्स वेयर द टैक्स रेट डिक्रीजेस एज द अमाउंट ऑफ इनकम इंक्रीजेस। तो इसमें उल्टा है, टैक्स वेयर द टैक्स रेट डिक्रीज, टैक्स रेट डिक्रीज करेगा जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी। उल्टी गंगा बह रही है। द हायर इनकम ग्रुप पेज लेस टैक्स, अमीर कोई टैक्स नहीं देते, लेस टैक्स, बहुत कम टैक्स देते हैं एज कंपेयर टू लोअर इनकम। गरीब की जान ले लें। रिग्रेसिव टैक्स इम्पोजिंग ग्रेटर टैक्स बर्डन ऑन पुअर। अच्छा, हर जगह पुअर और अमीरों की बात करें, मिडिल क्लास हमें तो लिफ्ट करा ही नहीं रहा ये चैप्टर। आगे चलें। प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स, टैक्स लगाने के बुनियादी असूल। बेनिफिट प्रिंसिपल, बेनिफिट प्रिंसिपल होता है मोटरवे के ऊपर। मिसाल के तौर पे आपने लाहौर से मर्दान जाना है तो टोल टैक्स गाड़ी का आप ज़्यादा पे करेंगे। अगर आपने लाहौर से पिंडी जाना है तो टोल टैक्स और कम पे करेंगे। और अगर आपने लाहौर से ब्लैक शाह काकू जाना है, काला शाह काकू, तो फिर आप उससे भी ज़्यादा कम टैक्स पे करेंगे। सो डेट इज़ कॉल्ड एज बेनिफिट प्रिंसिपल, यानी जो ज़्यादा बेनिफिट ले रहा है वो ज़्यादा टैक्स दे। लोअर This principle says that taxes should be based on the benefits received. It means that, अपनी किताब पे देख लो ना, it means that those who receive the greatest benefit from government project should pay the, it is normally applicable on highways. लाइब्रेरीज पे भी लगता होगा किसी मुल्क में, हमारे मुल्क में तो लाइब्रेरी में बैठने पे टैक्स नहीं लगता, बल्कि हुकूमत शुक्र करती है लाइब्रेरी में आया। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, एबिलिटी टू, इसकी मिसाल वही है टेबल 1 and 2। द टैक्स शुड बी बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे। इट मीन्स दैट द पर्सन हु इज अर्निंग मोर शुड पे मोर। बोले जरा, पर्सन हु इज अर्निंग मोर शुड पे मोर। प्रोग्रेसिव टैक्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ इट। कहते हैं इसकी एग्जाम्पल वही है जो ऊपर हमने की है, प्रोग्रेसिव टैक्स। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, इट सेज दैट इनकम्स एंड ट्रांजैक्शन शुड बी टैक्स्ड एट फिक्स रेट। कौन सा? डिविडेंड, जिसमें फ्लैट रेट लगता है, फ्लैट रेट लगता है। भैया आपने भाईजान ने अगला सफ़ा करके देखा है चैप्टर कितना लंबा है, एंड तक किताब देखो पूरी। 1 मिनट या रोक दें वीडियो, इसमें पूरी किताब देखनी है एंड तक, किस सिलेबस खत्म है। CA फाइनल की भी ला दो इसको, वो भी चलो। आगे चलें, पता नहीं क्या जल्दी पड़ी हुई है। Therefore people who earn more shall pay more tax but not at higher rate। जो ज़्यादा कमाते हैं वो ज़्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन हायर रेट पे नहीं देते। ऐसा ही है ना, who earn more, अगर आप करोड़ रुपया कमाएंगे तो ज़्यादा टैक्स देंगे डिविडेंड पे, लेकिन ज़्यादा रेट पे नहीं देंगे। पता नहीं, हम लोग तो ऐसा करते थे, जब एक क्लास हमारी ख़त्म हो जाती थी, अगली क्लास शुरू होनी होती थी, तो अगली क्लास की किताबें ला के पहले से ही पढ़ना शुरू कर देते थे। तो आप लोगों ने भी ये किया होगा, जैसे PRC ख़त्म हुआ, कैफ की किताबें ख़रीद के कैफ की किताबें पढ़ना शुरू कर दी। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉस, करेक्टरिस्टिक, वो कह रहे हैं अभी पढ़ लें, बड़ी बात है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉस, फॉलोइंग आर सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टैक्सेशन सिस्टम। अच्छा, वैसे एक मज़े की बात, अगर मोटरवे पे तो बेनिफिट प्रिंसिपल लग रहा है, जो ज़्यादा बेनिफिट लेगा वो ज़्यादा टैक्स दे, जो ज़्यादा दूर जाएगा। लेकिन अगर मोटरवे पे एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल लग जाए तो फिर क्या होगा कि अगर आप लाहौर से जो है पिंडी जा रहे होंगे पिजारों के ऊपर, तो आपसे 10,000 टैक्स मांग रहे होंगे, टोल टैक्स। अगर आप होंडा गाड़ी के ऊपर जा रहे होंगे तो आपसे 6,000 मांग रहे होंगे। अगर आप मेहरान गाड़ी मांग रहे होंगे तो आपकी एबिलिटी टू पे कम है, तो आपसे 2,000 मांग रहे होंगे। अगर आप FX साबुनदानी पे जा रहे होंगे, आपको बरकत के तौर पर एक बोतल दे देंगे, यार रास्ते में पी लेना। ऐसे होता है। मोटर एबिलिटी टू पे है मोटरवे पे, या बेनिफिट प्रिंसिपल? बेनिफिट प्रिंसिपल, बेनिफिट प्रिंसिपल। मोटरवे पे जाते हुए दाएं बाएं देखेंगे या मोटरवे पे घर जाते हुए पढ़ेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लाइंस कॉस्ट शुड बी लो। क्या मतलब? अच्छे लॉ की करेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लाइंस कॉस्ट शुड बी लो का मतलब ऑफ एक्सेलेंट। लिखें FBR के दफ्तर के खर्चे कम हो, FBR के दफ्तर के खर्चे कम हो। कमिश्नर साहब, आपको FBR के दफ्तर के खर्चे कम हो। आप FBR के दफ्तर जाएं तो सामने देखें कमिश्नर के कमरे में स्पेन की टाइलें लगी हुई हैं,
दरवाज़ा खुले वाशरूम का अंदर जर्मनी की टाइलें लगी हों, आपके भाईजान तुम कितने बैठे हो यार, कमिश्नर की हो गए तुम तो करोड़ों रुपया तो तुम लोगों ने इधर ही लगा दिया। तो FBR के दफ्तर के खर्चे क्या होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए। हमारा लॉ इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू टैक्स पेयर। लॉ के अंदर अगली करेक्टरिस्टिक क्या है, लोगों के लिए क्या होना चाहिए, ये हमारा लॉ क्या है, अंडरस्टैंडेबल। अगर हमारा लॉ अंडरस्टैंडेबल है तो जाएं, फिर सिलेबस खत्म हुआ, जाके खुद ही तैयारी करें। नेक्स्ट पॉइंट 3, द बर्डन ऑफ टैक्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू एबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर। आप पे इतना बर्डन डालना चाहिए जितना आप टैक्स पे कर सकें। ये कौन सा चैप्टर है, ये कौन सा टेबल है, टेबल 1 और 2, टेबल 1 और 2। बेटा चाचू तुम्हारा पूछ रहे थे, जी अबू उनको बता दीजिएगा, मैं आ तो नहीं सकूंगा लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। द टैक्स शुड बी पेएबल इन कैश। टैक्स किस में पेएबल होना चाहिए, कैश में। बेटा अब तो पूछना भी उन्होंने छोड़ दिया। टैक्स शुड बी पेएबल इन कैश। कैश में क्या फ़ायदा होगा अगर टैक्स पे करेंगे तो, फिर गवर्नमेंट को नहीं, रिकॉर्ड तो नहीं इसमें तो रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शन का तो रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है कि गवर्नमेंट को चेक डिसऑनर होने का डर नहीं होता। तो आप गवर्नमेंट को जाके बस कायदे-ए-आज़म के नोट पकड़ा दें, आमतौर पर टैक्स जमा कराए जाते हैं नेशनल बैंक में जाके, तो कैश जमा करा दें तो बस हुकूमत खुश हो जाती है कि पैसे आ गए फ़ौरन। इट शुड बी मैंडेटरी इन नेचर। हमारे टैक्स लॉ में ये तो नहीं लिखा हुआ टेबल 1 और 2 के नीचे, ये टेबल तो हमने बना दिया है, तेरा दिल चाहे दे टैक्स, दिल चाहे ना दे, ये तो नहीं लिखा हुआ नीचे। तो फिर क्या मतलब है इस बात का, इट इज़ मैंडेटरी इन नेचर एंड इट शुड नॉट बी वॉलेंट्री इन नेचर। टैक्सेस शुड बी कलेक्टेड एट कन्वीनियंट टाइम। ऐसा ना हो कि रात को 3 बजे बेल बजे, कौन आए जी, FBR के दफ्तर से बंदे आए हैं, सहरी से पहले टैक्स जमा कराएं, तो ये कन्वीनियंट टाइम है, बिल्कुल नहीं। कन्वीनियंट टाइम से ये मुराद नहीं है, कन्वीनियंट टाइम से मुराद है 30 जून वाला टैक्स 30 सितंबर तक जमा करवाओ, तो कन्वीनियंट टाइम है ना, 3 महीने आपको दे दिए। तो कन्वीनियंट टाइम का ये मतलब है कि 30 जून वाला टैक्स 30 सितंबर तक जमा करवाओ। हाँ नहीं, टैक्स शुड बी इम्पोज्ड बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टैक्स लगाना चाहिए। बैट्समैनों के हाथ में बल्ले हों और वो बल्ले लेके लोगों के घरों में जा रही हों, टैक्स लगाएं। टैक्स शुड बी इम्पोज बाय स्टेट विच हैज़ द जुरिस्डिक्शन ओवर द पर्सन। जुरिस्डिक्शन होता है यानी पावर टू रिकवर। क्या रिकवर, टैक्स। इट शुड बी इम्पोज बाय पार्लियामेंट, ना बोला करें, पार्लियामेंट बोला करें तो स्पेलिंग भी याद हो जाए। इट शुड बी इम्पोज बाय पार्लियामेंट इन पाकिस्तान। इट इज़ लेविड फॉर पब्लिक पर्पस। ये सियासतदानों के अपनी ज़ात के लिए लगाना चाहिए या पब्लिक पर्पस के लिए होना चाहिए, पब्लिक पर्पस के लिए। डेट इज दीज आर इम्पोज टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। टैक्सेस शुड बी चार्ज ऑन इनकम्स, ट्रांजैक्शंस। टैक्सेस शुड बी चार्ज ऑन इनकम्स, ट्रांजैक्शंस और प्रॉपर्टी। इनकम्स क्या मतलब, सैलरी, बिजनेस। ट्रांजैक्शंस क्या मतलब, सेल ऑफ ज्वेलरी। बरकत के लिए लिख लिया करें, आपको थोड़ा सा बॉल पेन अम्मी अबू ने लेके दी हुई है, लिखने के लिए दी हुई है, हाथ में पकड़ने के लिए तो नहीं दी हुई। सर प्यार से भी बात कर सकते हैं। इनकम, सैलरी और बिजनेस। ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ ज्वेलरी। प्रॉपर्टी, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, डिस्पोजल ऑफ प्लॉट, डिस्पोजल ऑफ, कई मिसालें इसकी। ठीक है जी, बस हम 2-4 मिनट में ये पढ़ के फिर हम क्लोज करें और चैप्टर 18 की तरफ मूव करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे आज का। फिर कल 5 मिनट और लगेंगे, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 5 से 7 मिनट इंशाल्लाह और लगेंगे, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम कुछ नया शुरू करेंगे और उस नए को इस तरह शुरू करके ख़त्म कर देंगे कि जो लोग छुट्टी करें उनका बड़ा नुकसान हो जाए, पूरा चैप्टर छूटे उनका। द प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम। साउंड टैक्स सिस्टम के प्रिंसिपल, आज जिनकी सीटें हैं वो कैंसिल कराने पे मजबूर हो जाएं। फिजिकल एडिक्वेसी होता है पाँव पे खड़े होना, मैं लिख दूँ, लाओ बॉल पेन, पाँव पे खड़े होना। फिजिकल एडिक्वेसी, पाँव पे खड़े होना। द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू शुड बी सफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास इतना रेवेन्यू होना चाहिए कि वो अपने खर्चे पूरे कर सके, ये ना हो कि लोगों से मांग रही हो।
रेवेन्यूज ऑफ गवर्नमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ एक्सपेंडिंग, गवर्नमेंट का रेवेन्यू इस तरह होना चाहिए कि वो एक्सपैंड हो सके। एंड रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू इतना होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सके। रेवेन्यू एक्सपैंड कैसे कर सकती है? डिविडेंड का रेट है 15%, उसको कितना कर दें? 16%, तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा? एक्सपैंड हो जाएगा। Revenue should be capable of expanding or contracting annually in response to variations in public expenditure. Public expenditure क्या होता है? सड़कें बनाने का खर्चा, अस्पताल बनाने का खर्चा, इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस, टेबल 1 और 2। Taxes charged must be based on ability of citizen to pay, table 1 and 2। Administrative feasibility, tax law should be clear and plain, just like a plain cake. Capable and well-trained public officers should enforce it. Well-trained public officers, commissioner. Time of payment should be convenient, 30 सितंबर, साल के 3 महीने बाद। कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी इन इकोनॉमिक गोल्स, गोल ऑफ गवर्नमेंट, इधर देखें, गोल ऑफ गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज फॉर जनरल पब्लिक। गवर्नमेंट का गोल होता है लोगों को, जनरल पब्लिक को सहूलतें देना। टैक्स लॉज शुड बी कंसिस्टेंट विद इकोनॉमिक गोल्स ऑफ, कंसिस्टेंट का लफ्ज़ समझ आ गया या अलाइन भी चलेगा? अलाइन भी चलेगा, कंसिस्टेंट भी चलेगा। टैक्स लॉज शुड बी अलाइंड विद इकोनॉमिक गोल्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के इकोनॉमिक गोल्स और टैक्स लॉज अलाइन होने चाहिए। यानी कि अगर गवर्नमेंट का गोल बड़ा है तो टैक्स भी ज़्यादा इकट्ठा करना चाहिए फिर गवर्नमेंट। चैप्टर 18 क्वेश्चन नंबर 16। पेज 389। Mr. Creative is working as a director human resource at Artistic Technologies Limited। जी मोहतरम, ये कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम सैलरी, एक्सलेंट, इनकम फ्रॉम सैलरी। वर्किंग एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, तो फिर ये सैलरी इनकम है। सैलरी का चैप्टर पढ़ लिया हमने? नहीं पढ़ा, तो फिर ये पॉइंट ए और बी अभी हमें समझ नहीं आएगा। अब ये पॉइंट ए और बी हमें समझ नहीं आएगा तो हम एक काम करते हैं, हम इसके सॉल्यूशन में जाते हैं। इसके सॉल्यूशन में जाके देखते हैं। सॉल्यूशन में जाके पेज 425 पे हमें इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी नज़र आ रही है? 5912,000। तो ऐसा करते हैं कि 5912,000 यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि इसके निकालने का तरीका हमें नहीं आता। क्योंकि ये चीज़ें तब समझ आएंगी जब कौन सा चैप्टर करेंगे, इनकम फ्रॉम। समझ आइए क्या किया है?
हमने सोल्यूशन में जाके इनकम फ्रॉम सैलरी की फिगर निकाल ली है ताकि बाकी डेटा हमारा काम का है, वहाँ से सवाल को शुरू करते हैं। चलें जी, एज्यूमिंग के इनकम फ्रॉम सैलरी सवाल में गिवन है 591200। हम अब आगे सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला सफ़ा न्यूमेरिकल के फेस के लिए छोड़ दें और दूसरे सफ़े से वर्किंग हम शुरू करेंगे। मिस्टर क्रिएटिव, अम्मी अबू आर्टिस्टिक होंगे तो बेटे का नाम क्रिएटिव रख दिया होगा। मिस्टर क्रिएटिव, छोटे का नाम की रख छड़िए सरताज, सरताज ने क्या छोटे का नाम क्रिएटिव रख छड़ियो, जे ना निकले फिर बाद में क्रिएटिव नाम बना फिर नाम बदल छड़ांगे। आप लोगों का बच्चा ईद पे नहीं आया जी? वो आया हुआ है लेकिन वो पढ़े कमरे में बैठ। ओह अच्छा अच्छा, हमने समझा था आया ही नहीं वो ईद पे। आवाज़ नहीं आई उसकी, पहले तो बड़ा बोलता था। हाँ वो बस यकसुई आ गई है उसकी ज़िंदगी में। इनका हम सैलरी कितनी 591200। उससे कहें निकले वो क्रिकेट खेले वो अपने दोस्त के साथ। नहीं वो कह रहे दोस्तियाँ मेरी बस ख़त्म। इंशाल्लाह 2025-26 के अंदर जब सीए कर लेंगे फिर इंशाल्लाह दोस्तियां रिज्यूम करेंगे। वैसे इतना भी कट ऑफ नहीं होना चाहिए दुनिया से। नहीं नहीं वो बस अब कह रहे हैं मैंने पढ़ना है। ये कब से मसला हुआ है खाला जी उसको? ये जब से सीए में गया तब से हो गया। तो बड़ा पॉजिटिव साइन है, वो दिन रात एक कर रहे हैं, कायद आज़म से भी आगे ना निकल जाए, पूरा चाइना फतह किया हो। वर्किंग वन बोलें जी। अब वर्किंग शुरू करते हैं। भाई 3-4 साल कुर्बानी कर लें फिर मोहल्ले वाले मिसालें दिया करेंगे आपकी। चलें पॉइंट सी, अ हाउस ओन्ड बाय मिस्टर क्रिएटिव हैड बीन लीज्ड आउट। एक घर ना मिस्टर क्रिएटिव ने किराए पे दे दिया है एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹50,000। द लीज एक्सपायर्ड ऑन 31 दिसंबर। अच्छा हमारा ईयर एंड कोई नहीं बताया हुआ उसने, बस लेटेस्ट टैक्स ईयर यानी जो लेटेस्ट अभी साल खत्म हुआ है। तो ईयर एंड तो आपको पता है 30 जून को होता है। तो 31 दिसंबर का मतलब है 6 महीने घर किराए पे रहा। कितने किराए पे? 50,000। मिस्टर क्रिएटिव रिफ्यूज टू रिन्यू द लीज। और जब किराए का एग्रीमेंट खत्म हुआ तो क्रिएटिव ने कहा जब किराए का एग्रीमेंट खत्म हुआ तो क्रिएटिव ने रिफ्यूज कर दिया लीज रिन्यू करने के बारे में। इन स्पाइट ऑफ किराएदार की ऑफर, किराएदार क्रिएटिव को ऑफर करे, क्रिएटिव खुदा के लिए मुझे घर से ना निकाल, घर शिफ्ट करना एक अजाब होता है पूरा। क्रिएटिव ने कहा निकल जा मेरे घर से, आइंदा नजर ना इस घर के अंदर, खुदा के लिए मुझे घर से ना निकाल, मैं तुझे ऑफर करता हूं कि मैं तुझे किराया 10% ज्यादा दे देता हूं। 50,000 किराया है, मैं तुझे 55,000 देने को तैयार हूं, खुदा के लिए मुझे घर से ना निकाल। क्रिएटिव रिफ्यूज्ड। क्रिएटिव ने रिफ्यूज कर दिया। He returned the non-adjustable amount of 3 lakh to tenant। जाते हुए उसके मुंह पे इसने 3 लाख मारा, which was received 2 years ago, जो 2 साल पहले इससे लिया था। तो इस साल तो वापस किया ना, तो लिया कितने साल पहले था? इसका मतलब है पिछले से पिछले साल भी इनकम में डाला होगा 3 लाख डिवाइड बाय 10, 30,000। पिछले साल भी इनकम में डाला होगा 3 लाख डिवाइड बाय 10, 30,000। तो 30 जमा 30 60,000 is already taxed. What is return today? 3 लाख। What is received 2 years back? 3 लाख। इस साल तो वापस हो रहा है, तो 2 साल पहले लिया होगा, तो पिछले साल 3 लाख का 10 डिवाइड बाय 10 यानी 30,000 इनकम में डाला होगा, और उससे पिछले साल 3 लाख डिवाइड बाय 10 इनकम में डाला होगा। ठीक है, तो पुराने का बता दें ऑलरेडी टैक्स कितना है? 60,000। द हाउस वॉज इमीडिएटली। अच्छा इसलिए फुफे का बेटा जो है वो आ गया था, कजन को घर किराए पे देना था क्रिएटिव ने। अच्छा अच्छा ये स्टोरी है। द हाउस वॉज इमीडिएटली लीज्ड टू हिज कजन।
और फिर घर तुमने किसको किराए पे दे दिया? कजन को, विदाउट एनी सिक्योरिटी डिपॉजिट। उससे कोई 9 लाख टाइप चीज नहीं ली। 1 लाख से ज्यादा 9 लाख रुपए ले रहे थे और 6 लाख पुराने को वापस कर रहे थे। उससे को नहीं रेंता 48,000। तो ना उससे आपने कोई नॉन एडजस्टेबल अमाउंट ली और ना आपने उससे किराया लिया 50,000, पिछले से 50,000 ले रहे थे। वैसे ऑफर आपको 55 की मिल रही थी। एक 55 पता नहीं कहाँ से आया, 55,000 पता नहीं। क्लास के बाद कोई पूछ रहा हो 55 का मतलब क्या होता है सब। तो 55,000 आपको मिल रहा था, लेकिन फिर भी आपने कितना लिया उससे? 48,000, क्योंकि वो क्या था? उसका खून और हमारा खून ओ पॉजिटिव था। आप लोग जिंदगी में बी पॉजिटिव बन के रहते हैं या बी नेगेटिव बन के रहते हैं? साथ वाले का खून देखें, लाल है या सफेद है? काला है। चलें जी, रेंट बताएं पहले 6 महीने का। 3 लाख फर्स्ट 6 मंथ्स। फर्स्ट 6 मंथ 50,000 ज़रब 6, 3 लाख। नेक्स्ट 6 मंथ्स कजन वाले कितना? 288 वाले हाथ खड़ा करें। हमें नहीं गड़बड़ होगी इसलिए मैं कह रहा हूँ हाथ खड़ा करें, तो हाथ नहीं खड़े कर रहे। हायर ऑफ लेंगे, हायर ऑफ लेंगे। भजन वाजे तौर पे सवाल ने बताया नहीं, लेकिन अकल लगा लें कि पहले 6 महीने का किराया कितना है? 50,000। पहले 6 महीने का किराया कितना है? 50,000। अब पुराने किराएदार के जाने का जब वक़्त आया और नए किराएदार के आने का जब वक़्त आया, किसके जाने का वक़्त आया? पुराने किराएदार के जब जाने का वक़्त आया और नए किराएदार के आने का वक़्त आया, तो पुराने किराएदार ने तब ऑफर की कि तुम बढ़ा लो 55,000 टोटल किराया कर दो, तब ऑफर की। इसका मतलब है पहले 6 महीने का किराया मार्केट में भी 85 चल रहा होगा, तो लेकिन जिस वक़्त पुराना जा रहा था उस वक़्त उसने ऑफर की कि आप किराया 55 कर लो। इसका मतलब है कि इस वक़्त 55,000 में एक आन जान बंदा किराया दे रहा है और देने को तैयार है, लेकिन आपने अपने रिश्तेदारी के जोन में आके कितने में किराए पे दे दिया? 48। लेकिन मिल कितना सकते हैं मार्केट से? आप बताएं, 48 ऐड करूं 55 ऐड करूं? 55 ऐड करेंगे, दोनों में से हायर। हायर ऑफ क्या इन क्या? 48,000 इंटू 6 इज इक्वल टू या 55 निकले। 50,000 का 10% ऐड करके 55,000, 330,000। इन दोनों में से हायर 330,000। बेटे मगरिब से ईशा का क्या प्लान है जी? अम्मी FR 1। अच्छा, ईशा के बाद जी टैक्स का वो एक चैप्टर रिवाइज करना है। अच्छा, कल सुबह जी वो लॉ की तैयारी करनी थी मैंने। ओह अच्छा, फिर तुम तो बिजी होते हो, तो टाइम ही नहीं तुम्हारे पास। कोई फ़र्क पड़ेगा इन बातों का या रिकॉर्ड करा दूंगा एंड पे? 3-4 मिनट रोज़ाना सुबह सुन लिया करें। बुध को ना ये बातें रिकॉर्ड करवा देंगे आखिरी 4-5 मिनट, फिर आपने रोज़ाना सुबह सुन लिया करनी है, सुबह उठते ही घर वालों के सामने बैठ के, मज़ा आएगा। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें नए किराएदार से कितने पैसे आए नॉन एडजस्टेबल की मद में? नए किराएदार से कुछ भी नहीं आए, पुराने किराएदार को वापस किए। आपको याद है एक सवाल में पुराने किराएदार को हम 6 लाख वापस कर रहे थे और नए किराएदार से 9 लाख आ रहे थे।
तो हमने 9 लाख में से माइनस किया था ऑलरेडी टैक्स्ड। फील किया करें, आप सही नहीं देखते। 9 लाख में से माइनस किया था ऑलरेडी टैक्स्ड, करें ज़रा इशारा। 9 लाख में से माइनस किया था ऑलरेडी टैक्स्ड। तो अब नया कितना ला रहे, बोले नया ला ही नहीं रहा, नया ला ही नहीं रहा। अब पुराना माइनस करें, कोई फ़ायदा ही नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं। पुराना माइनस किस में से करें, जो नया लाया, नया लाया ही नहीं, तो क्या करें, कुछ भी नहीं करें। अगर कोई नया 9 लाख लाया होता ना, तो उसमें से पुराना को माइनस करने का सवाल राइज होता। अब बिला वजह बस माइनस करके, माइनस माइनस तो कुछ नहीं होगा अब ये। तो इसलिए न्यू एडवांस कितना आ रहा है, ये लिखा करें। जिस चीज़ को इग्नोर करना होता है उसको लिखा करें। वो जो टेस्ट में सवाल आया था सेक्शन 7E वाला, उसमें जिन जिन प्रॉपर्टीज़ को इग्नोर करना था, आगे डैश डाल के लिखना था, प्रॉपर्टी का नाम और आगे डैश डाल के लिखना था। कुछ लोगों ने सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ को ऐड करके बार बार सवाल ख़त्म कर दिया था। जिस चीज़ को इग्नोर करना होता है उसको डैश डाल के लिखा करें। जैसे कैपिटल गेन के चैप्टर में हमने गाड़ी बेची थी ज़ाती, और हमने घर का फर्नीचर बेचा था, तो डैश डाल के इग्नोर किया था हमने उसको। तो चीज़ों को मिस ना किया करें, लिखा तो करें। न्यू बंदे से एडवांस आया नहीं आया। अच्छा, पुराने को इनकम में डाल लें। पुराने को जाने वाले साल में पुराने का कुछ नहीं करना होता। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है वो ज़रा कहीं कहाँ प्रॉपर्टी के चैप्टर में हमने पढ़ा था क्या, वेयर एन अमाउंट विच इज नॉन एडजस्टेबल अगेंस्ट रिफंडेड बाय द ओनर टू द टेनेंट बिफोर एक्सपायरी ऑफ 10 ईयर, नो पोर्शन शैल बी एडेड टू दैट। तो जाने वाले साल में पुराने का कुछ नहीं करना आप। लेकिन अगर काश नया बंदा ले आता, तो उसमें से पुराने का 3 लाख माइनस ना करते, पुराने का 60,000 माइनस करते, बस रिपेयर अलाउंस निकाल लें। एट 1/5 घर है, प्लॉट है, क्या है, घर है ना, तो लैंड तो नहीं है कि रिपेयर अलाउंस मिस करें। फाइव 0 तंग कर रहे हो उसको। अच्छा जी, आगे चलें। इधर आपको घर वालों की इजाज़त आ रही है, उधर आके आपको कॉलेज की इजाज़त आएगी नहीं। मैं बता रहा हूँ ये 5 दिन आपसे गुजरने नहीं है सीरियसली। ये आपको एकदम 10 बजे कुछ होने लग जाया करना यार। इस वक्त तो हम पढ़े होते थे अच्छे भले, कॉलेज वालों ने चंगा हमारे फ्यूचर से खेला, घर भेज दिया मैं। पॉइंट डी यार, अब आप अपने असरात पूरी क्लास पे क्यों ट्रांसफ़र करते हो। पॉइंट डी, तो गड़बड़ है तो अपने तक ही रखा करो, उसको पब्लिकली अनाउंस ना किया करो। पॉइंट डी, 5 years ago, 5 साल पहले क्रिएटिव ने परचेज किए थे 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एट अ रेट ऑफ 140 पर शेयर। जी भाईजान, ये 140 पर शेयर क्या है, या 10 क्या है, 10 लेंगे कॉस्ट या 140 लेंगे कॉस्ट। 10 वाले हाथ खड़ा करें, 140 वाले हाथ खड़ा करें। यार किधर आ गए हैं यार, कुछ भी नहीं लेंगे पेपर में, या कुछ दोनों में से कोई एक लेके सॉल्व कराएंगे। 10 वाले हाथ खड़ा करें, 140 वाले हाथ खड़ा करें। असल में शेयर्स के ऊपर उसकी लिखी होती है फेस वैल्यू। भाई जाएं ऊपर देखें क्या हो रहा है। शेयर्स के ऊपर उसकी लिखी होती है फेस वैल्यू। मुझे लगता है कि बिल्ली और कुत्ता लड़ रहे हैं आपस में।
शेयर्स के ऊपर उसकी क्या लिखी होती है, बोले फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ना शेयर्स के ऊपर लिखी होती है ₹10। फेस वैल्यू शेयर्स के ऊपर कितनी लिखी होती है? ये पूरे पाकिस्तान में इस तरह है कि शेयर्स के ऊपर फेस वैल्यू लिखी होती है ₹10। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको उससे महंगा मिले। द रीज़न इसके उस कंपनी की मार्केट में बड़ी नाम बन गया और साख बन गई हो। अच्छा, ज़िंदगी में कैसे हो, कभी ऐसा हुआ कि फेस पे बोतल के कुछ और प्राइस लिखी और आपने कुछ और पे की हो? कहाँ पे हुआ था ऐसा? एयरपोर्ट के ऊपर। भाई फॉरेन ट्रैवलिंग करते रहते हैं, कहते हैं मैं लास्ट टाइम जब एयरपोर्ट पे गया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बोतल के फेस पे कुछ और लिखा था और पे कुछ और किया था। मेरे ख्याल से तो नॉर्दर्न एरियाज़ में, ज़रा पहाड़ी इलाकों में ज़रा आप थोड़ा और ऊपर चले जाएँ तो वहाँ भी आपको बोतल जो है वो 40 रुपये वाली 60-70 रुपये में मिल रही होती है। बोतल के फेस पे कुछ और लिखा होता है लेकिन आप पे कुछ और कर रहे होते हैं। तो ये ना फेस वैल्यू होती है। ये दो लफ्ज़ ढूंढ देखिएगा ज़रा, शेयर्स ऑफ 10 एट 140। तो मुझे बताएं आपकी जेब से पैसे कितने गए होंगे? 140। तो 10 रुपये को काट दें, 140 विल बी योर कॉस्ट। तो बताएं ये 20,000 शेयर कितने रुपए के एतबार से खरीदे? 140। आफ्टर 1 ईयर ऑफ एक्विजिशन, क्या मतलब? 4 साल पहले, आज खड़े होने से 4 साल पहले लिखा हुआ ना 5 years ago, 5 साल पहले शेयर खरीदे थे और उनके 1 साल बाद और शेयर खरीद लिए, यानी कितने साल पहले आज खड़े होके? 4 साल पहले। आफ्टर 1 ईयर ऑफ एक्विजिशन, खरीदने के 1 साल बाद, यानी आज खड़े हैं तो 4 साल पहले। 4 साल पहले ही परचेज 8,000 मोर शेयर, उसने 8,000 और शेयर खरीद लिया एट ₹142 पर शेयर। ड्यूरिंग द लेटेस्ट ईयर, ये लेटेस्ट ईयर का लफ्ज क्यों लिख रहा है बार बार? ये लेटेस्ट ईयर कौन सा साल है? नहीं 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 नहीं, लेटेस्ट ईयर तो आज वाला है। लेटेस्ट ईयर तो आज वाला है। लेटेस्ट ईयर, लेटेस्ट ईयर का मतलब क्या होता है? लेटेस्ट ईयर का मतलब समझ लें, मिसाल के तौर पे ये 30-29 है, तो इसका न्यूमेरिकल आपको पता है, मैं सॉल्व कर रहा हूँगा। 30-9-23 को, इज इट सो? इसका न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कराऊंगा 30-9-23 को। तो 30-9-23 को जब खड़ा हूँगा मैं इधर, तो मैं क्या कह सकता हूँ? लेटेस्ट ईयर जो अभी भी ख़त्म हुआ है, लेटेस्ट इंग्लिश जबान वाला बोल रहा हूँ कि टैक्स का लफ्ज़ नहीं है लेटेस्ट, तो क्या मैं कह सकता हूँ लेटेस्ट टैक्स ईयर? तो यहाँ पे खड़े होके दिस इज़ कॉल्ड एज, बोलें कौन सा टैक्स ईयर? लेटेस्ट, जो अभी ख़त्म हुआ है। हाँ, लास्ट लिखा होता तो वो फिर इससे भी पिछला होता। लेटेस्ट होता है जो हमारा साल है, लेटेस्ट होता है हमारा साल जिसका हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। नोट कर लें, आप ऊपर वाला बटन बंद कर लो, बाकी नोट कर लें। टूट गया है। लेटेस्ट टैक्स ईयर से मुराद है हमारा साल जो अभी भी ख़त्म हुआ है। ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर ही सोल्ड 75% ऑफ न्यू शेयर एट अ प्राइस ऑफ 145। न्यू कौन से हैं? न्यू कौन से हैं? 20,000 वाले या 8,000? 20,000 वाले या 8,000? न्यू या ओल्ड? न्यू में से बेचे, ओल्ड में से बेचे। अच्छा, FIFO वेटेड एवरेज के चक्कर में नहीं पढ़ना आपने, वो कॉन्सेप्ट था सिक्योरिटीज़ के लिए, जाके देखिएगा घर में। FIFO वेटेड एवरेज सिक्योरिटीज़ के लिए लिखा हुआ था। ये सिक्योरिटीज़ है ही नहीं, ये हैं शेयर्स प्राइवेट कंपनी के। क्यों? ना तो गवर्नमेंट ने इससे 50% शेयर ओन किए हुए हैं, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 50% शेयर ओन किए हुए हैं, ना फॉरेन गवर्नमेंट ने 50% शेयर ओन किए हुए हैं, ना किसी ऐसी कंपनी ने इसके शेयर ओन किए हुए हैं जिसको फॉरेन गवर्नमेंट ने ओन किया हुआ है, ना ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक इज अ प्राइवेट। तो ये प्राइवेट कंपनी है। तो सिक्योरिटीज़ के ऊपर FIFO वेटेड एवरेज लगता है। ये FIFO वेटेड एवरेज के चक्कर में ना पड़े। मुझे बताएं आपको नए शेयर कौन से महसूस हो रहे हैं? पुराने वाले 20,000 या अभी अभी भी जो 8,000 वाले लिए हुए हैं? 8,000। इस 8,000 में से कितने % बेचे? इसका मतलब है बाकी कभी बेचेंगे तो फिर देखेंगे इसका क्या करना है। फिलहाल मुझे बता दें बेच के कितने पैसे आए? 145। ये हो जाएगा ए।
और बी क्या होगा, बी 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 140 लूं या 142 लूं, 142, क्योंकि वो कह रहे हैं नए वालों में से बेचे या पुराने वालों में से बेचे, नए वालों में से बेचे या पुराने वालों में से, नए वालों में से। चलें जी, ये नॉर्मली जी में, क्योंकि डिस्पोजल ऑफ शेयर्स की किस कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के। इनकम फ्रॉम disposal of private company shares। गेन आया क्वांटिटी इंटू ए माइनस बी। पुराने कितने खरीदे थे, 8,000। कर लो गल यार, ये शर्मिंदा ही किया करें। पुराने कितने खरीदे थे, 20,000। नए कितने खरीदे, उस नए में से कितने परसेंट बेचे, 75। तो 8,000 इंटू 75%, 6,000, 6,000 बेचे। कितने के बेचे, कितने के बेचे, 145। कितने के खरीदे थे, कितने के खरीदे थे ये वाले, 142। अगली एडजस्टमेंट पढ़ें। जी भाईजान, ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट वाज मेड। अप्रूव्ड वॉलंटरी पेंशन, ये जो होता है ना, इन्वेस्टमेंट वाज मेड एंड डोनेशन वाज मेड, इस तरह के लफ्ज़ कभी आ जाए ना तो टैक्स रेट्स का चैप्टर जहन में आना चाहिए। इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, कभी पॉइंट ऑफ सेल मशीन खरीदने पे आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे होंगे, कभी ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री के लिए प्लांट खरीदने पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे होंगे, कभी आप अपनी पेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होंगे। तो ये इन्वेस्ट करना पैसे या चैरिटी करना, इससे जहन में कौन सा चैप्टर आना चाहिए, टैक्स क्रेडिट्स। तो अप्रूव्ड वॉलंटरी पेंशन फंड, यानी लिख लें 2005 वाला, रूल्स 2005 लिखा है, लफ्ज़ याद था, रूल्स 2005 में आए थे ये। तो चलें छोड़े, नहीं याद आ रहा तो सेक्शन 63 वाला टैक्स माफ़ होगा। तो इसको टैक्स क्रेडिट लिख के आगे चलते हैं। इसको क्यों नहीं माइनस कर सकते अभी टैक्स नहीं निकला। ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर, यानी हमारे साल, लेटेस्ट टैक्स ईयर से मुराद कोई किसी और साल की बात नहीं कर रहा, हमारे साल की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर ही रिडीम्ड, रिडीम्ड का मतलब होता है, लिखें सोल्ड, he sold 4,000 units of open-end mutual fund at 58.6. These units were purchased 3.5 years back at 50 per unit. Half years back. कैपिटल गेन के चैप्टर में एक लाइन पड़ी थी, इन डेट वाज ऑन पेज 229। Units of mutual fund also fall under the definition of securities। ये कोई यूनिट्स होती हैं, शेयर्स टाइप चीज़।
तो ये बता दें कैपिटल गेन अब सेपरेट ब्लॉक होगा या नॉर्मल रिजीम होगा? कितने बेचे? 4000। कितने का खरीदा था? 50। कितने का बेचा? क्वांटिटी इंटू ए माइनस बी। क्वांटिटी, कंसिडरेशन, कॉस्ट, ज़कात ऑफ 50,000 वॉज पेड अंडर ज़कात ऑन ऑर्डिनेंस। पहले उधर ही रखो कैमरा। आखिरी लाइन पढ़ें। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम हिज सैलरी वॉज 7,37,000। ये क्या होगा? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम हिज सैलरी। आपको मैंने बताया था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स काटता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स काटता है, तो ये वो वाला टैक्स है जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सैलरी पे काटा है। ये वो टैक्स है जो आर्टिस्टिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स जिसका नाम क्रिएटिव है उसकी सैलरी पे काटा है। तो लिखें एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स काटा है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को काटा है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सैलरी पर टैक्स काटा है। क्या करेंगे इसको? क्या करेंगे इसको? लेस कर देंगे। कहाँ कहाँ से लेस करेंगे? सैलरी में लेस करेंगे? नहीं, सैलरी में तो लेस नहीं करेंगे। जब न्यूमेरिकल बिल्कुल ख़त्म होने वाला होगा ना, बिल्कुल ख़त्म होने वाला होगा, तो मुझे याद करा दीजिएगा उस वक्त बस। जो पेएबल टू गवर्नमेंट जब हम निकालने लगेंगे ना, तो उससे एक लाइन पहले हम इसको माइनस कर देंगे। इतना टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है। तो याद रखिएगा, अगर आपका कोई टैक्स कट के गवर्नमेंट के खजाने में पहुंच चुका है तो वो आपको क्या माफ़ हो जाएगा? उसका टैक्स क्रेडिट टाइप माफ़ हो जाएगा। तो इतना टैक्स आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है, ये बिल्कुल एंड पे आप माइनस कर दीजिएगा। इतना टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है। ओवर। अच्छा, अब हमारे सवाल में 3-4 चीज़ें रहती हैं। एक ज़कात है, एक टैक्स क्रेडिट्स हैं, एक सेपरेट ब्लॉक का रेट लगाना है अलग से, एक टैक्स कटा एट सोर्स। कुछ चीज़ें हमारे सवाल के फेस पे रहती हैं। आप इन सारी चीज़ों को कैसे टेकअप करना है, उसके लिए तरतीब क्या होगी, तो उसके लिए आज हम आएंगे चैप्टर 19 में। पेज 465।
ये जो न्यूमेरिकल का फॉर्मेट है, कोई बच्चा ऐसा हो जो क्लास में आया ना हो और आपको उसका नाम पता हो। क्या नाम है? मोहसिन, क्या हाल है? खैरियत से हो? आगे चलें। और मुबीन, क्या हाल है यार? खैरियत से? मुबीन खड़े हो जाए यार। और कोई ऐसा बच्चा जो ना आया हो? गुलरेज, यार ये कोई तरीका है वैसे? किस इलाके का है? बशीर, बशीर अपनी तरफ से बनाया लगता है। अच्छा, अब न्यूमेरिकल का फॉर्मेट देखें। इनकम फ्रॉम सैलरी आ रही है हमारे सवाल में? हमारे सवाल में इनकम प्रॉपर्टी आ रही है? हमारे सवाल में इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही है? इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही है हमारे सवाल में? कैपिटल गेन आ रही है हमारे सवाल में? हमारे सवाल में सेपरेट ब्लॉक आ रहा है, गेन ऑन सिक्योरिटीज? हमारे सवाल में अदर सोर्स आ रही है? हमारे सवाल में एग्रीकल्चर इनकम आ रही है? इन सबको जमा करेंगे तो क्या जवाब आ जाएगा? भाईजान, टोटल इनकम में से कुछ लोग बच्चे जल्दी से ज़कात माइनस करते हैं। ये गलत है, गलत है, गलत है। ज़कात माइनस नहीं करनी। पहले आपने सेपरेट रेट वाली इनकम्स माइनस करनी है। हमारे सवाल में एक इनकम आ रही है, गेन ऑन सिक्योरिटीज, ये हम माइनस करेंगे, बाकी चीज़ें भी छोड़ें। इसके बाद दो रिडक्टेबल अलाउंसेज हैं हमारे सिलेबस में, एक का नाम ज़कात है, एक का नाम है बच्चों की तालीम का खर्चा। हम क्या माइनस करेंगे? ज़कात। यहां तक माइनस करके हमारी क्या आ जाएगी? टैक्सेबल इनकम। तो पहले क्या माइनस करेंगे? सेपरेट रेट वाली इनकम्स, और फिर क्या माइनस करेंगे? ज़कात वगैरह। फिर जो जवाब आएगा डेट विल बी कॉल्ड एज टैक्सेबल इनकम। चलें जी, आ जाए। बताएं ये कौन कौन सी इनकम्स है हमारे सवाल में? कर ले हैं साथ साथ, साथ साथ फारिग कर दें जी। इनकम कैपिटल गेन कौन सी? गेन ऑन सिक्योरिटीज, सेपरेट ब्लॉक इनकम। टोटल इनकम 6,4 इसमें से सिक्योरिटीज माइनस करें और फिर ज़कात अलग से माइनस करें। सिक्योरिटीज क्यों माइनस करनी है? सेपरेट रेट है। ज़कात तो डिडक्टेबल अलाउंस होने की वजह से माइनस करनी है ना। ओके गाय, सिर्फ 4 स्टूडेंट। आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। कर दो ना मेरे भाई, यहाँ सिंगल लाइन क्यों लगा रहे हो?
इसमें तो चीज़ें लेस करनी है। देखो मैंने भी टोटल इनकम के नीचे लाएंगे भाई, पहले लिख के फिर दोबारा माइनस करने की बजाय सिर्फ वो डैश डाल ऐड करके लेस किया करेंगे। क्यों माइनस करें? 34400 को सेपरेट रेट है, फिर ज़कात माइनस करें। बहुत टाइम लगा दिया आपने माइनस करने में। लेस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक 34400 जी 64 इसमें से क्या माइनस करें? जी 638400, हाँ ठीक है। नहीं, टैक्सेबल इनकम आई आप। अब जी जाके टैक्स निकालें चैप्टर 4 वाला। कैन यू गिव मी डस्टर? साथ वाले से पूछे क्या प्लान है तुम्हारे ईद पर? क्या जवाब आया है? जवाब मेरे से शेयर करें। रोजाना आधा घंटा क्रिकेट या फुटबॉल जरूर खेलनी है आपने। पुराने दोस्तों को ढूंढकर उससे आधा घंटा क्रिकेट या फुटबॉल खेलनी है। प्रोग्राम बनाते बनाते ही 1.5 घंटा ना लगा दीजिएगा। कोई हेल्दी एक्टिविटी करते रहिएगा दिन में। ईद आई जमाने में बबलू फिसल गया। ग्रॉस टैक्स का मतलब है टैक्स क्रेडिट अभी माइनस नहीं हुए, और नॉर्मल टैक्स रिजीम, क्योंकि ये टैक्सेबल इनकम भी नॉर्मल है। अब ऐसा करें, इस पे ना 75% लगाएं। उंगली देखें मेरी, इस पे 75% लगाएं। लगाया? इससे सैलरी कंपेयर करें। सैलरी ज्यादा है तो टेबल 2, टेबल 2 लगाएंगे। आज लगा दें टेबल 2। टेबल 2 लग जाएगा इस तरह कहने से। वन ओ 500 प्लस 32.5% ऑफ 100 500 क्या कहता है? प्लस 32 तो 32 अमाउंट एक्सीडिंग 6,384,000 जी। हाँ जी 1129,800। ओके, अब सवाल यह है
कि आगे तरतीब क्या चलेगी। उसके लिए फिर दोबारा हम न्यूमेरिकल के फॉर्मेट पे आएंगे। इस न्यूमेरिकल के फॉर्मेट को कल हम अच्छे तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक, दाएं से लेके बाएं तक, बाएं से लेके दाएं तक क्या करेंगे, देखेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा जी, क्या हमारी टैक्सेबल इनकम निकल आई थी? क्या हमारा ग्रॉस टैक्स चैप्टर 4 पे रेट लगा के निकल आया? तरतीब देखें, जल्दी जल्दी बताएं, क्या फॉरेन टैक्स रेट हमारे सवाल में है या नहीं है? क्या चैरिटी या इन्वेस्टमेंट इन अप्रूव्ड पेंशन फंड हमारे सवाल में है या नहीं है? है। तो ग्रॉस टैक्स में से सबसे पहले माइनस करेंगे टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 63, फिर नेट टैक्स आ जाएगा। नेट टैक्स का मतलब है कि टैक्स रेट वगैरह माइनस हो गए हैं। इसके बाद ऐड करेंगे टैक्स ऑन सिक्योरिटीज, ऐड करेंगे टैक्स ऑन सिक्योरिटीज, फिर डिविडेंड का टैक्स ऐड करेंगे, लेकिन वो हमारे सवाल में नहीं है। और एंड पे माइनस कर देंगे जो एम्प्लॉयर ने सैलरी पर टैक्स काटा। तो ये हुआ करेगी जी हमारी तरतीब स्काई ब्लू वाली याद करें। सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, लेकिन वो हमारे सवाल में नहीं है। सबसे पहले क्या माइनस करेंगे आप, टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 63। उसके बाद क्या माइनस करेंगे, टैक्स ऑन सिक्योरिटीज ऐड करेंगे, टैक्स ऑन सिक्योरिटीज, और एंड पे क्या माइनस कर देंगे। बाकी चीजें मैंने क्यों नहीं हाईलाइट की, क्या हमारे सवाल में नहीं है। गुड, बस ठीक है, ये कर लेंगे आप, करें जरा ट्राई। टैक्स रेट निकालें सेक्शन 63 वाला, मेरे ख्याल से फॉर्मूला था A/B इंटू क्यू सी। ओ ग्रेट, आप लोग वैसे सही नाम रोशन करेंगे। आइए जाएं, प्रिंसिपल साहब को बताएं ये क्या हो रहा है प्लीज। अब तो लग रहा है कि वो हाथी लड़ रहे हैं ऊपर। टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 63। बस में लोगों को हंसाते हुए जाएंगे, हाथ खड़ा करें, मुस्कुराते हुए, गुदगुदियां ना करने लग जाइएगा, बुरा मना जाएंगे वो उन्होंने। थोड़ा सा जरा घर वालों को भी हंसते खेलते रखा करें, मुंह बसोर के नहीं बैठना घर में। A/B लो, जबरदस्त यार, बोलो अब अल्हम्दुलिल्लाह, बोल दो भाई, आवाज नहीं आई, ऊंची बोलो। यरहमुकल्लाह, आगे बोलो अब यहदीकुमुल्लाह। अच्छा जी, सी इज लॉर ऑफ, बोले जी, सी इज लॉर ऑफ। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोला करें, शुक्र पाकिस्तानियों ने लफ्ज़ ऐड किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह होता है निच पर। तो एक्चुअल मुझे बता दें कितना है जो आप लोगों ने जमा करवाया है। 6 लाख। या उम्र दी हुई है इसकी, उम्र 41 साल से या 42 साल। अगर उम्र नहीं दी हुई तो बस फिर 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम से कंपेयर कर लो। 20% ऑफ 638400 जी। मेरे ख्याल से तो 20% इसका लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी फिगर आनी है। 6 लाख किलो और आएगा, तो 6 लाख को ले जाएं। हाँ जी, आप बताएं, ये फिगर छोड़ें कितनी आ रही है, आप बताएं जी। हाँ, 106। अब वो भी सोरे होते हैं, खराटे लेते हैं, तो इस तरह कहते हैं लो और आ गया। नहीं ये क्या लोग हैं यानी, क्या लोग हैं भाई, किधर से आते हैं यार। 106 184। एक क्लास होनी चाहिए अलग से अदब की, पंजाबी अदब नहीं। 106 184। चलें जी,
फॉरेन टैक्स रेट था नहीं, इसलिए ये वाला हमने माइनस कर लिया। क्या लेटर ने आपके कोई जवाब दिए? रास्ते में जाते हुए जवाब ही ना दे देगा लेटर, जल्दी करें। 1023616। अब वो उधर से कोई भाई जा ही नहीं रहे ऊपर, अब उठ गए अब उठ गए। और मुझे बताना है ये हो क्या रहा था, इधर आके सबके सामने बताना है, फिर हम प्रिंसिपल साहब के पास जाएंगे क्लास के बाद। आगे चलें जी। नहीं फॉर्मेट पे रहें अब, नहीं अब सवाल नहीं, अब इंशाल्लाह हमारा फॉर्मेट पे चला करेंगे। फॉर्मेट में जाके देखें अब आगे क्या चाहिए हमें। फॉर्मेट में ऐड टैक्स ऑन सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटीज का टैक्स कैलकुलेट करना है। देखें चैप्टर 9 है आपकी किताब में, 10 सॉरी है, चैप्टर 10 में आए जरा। असल में ना सवाल में उसने दिया नहीं हुआ डेट ऑफ परचेज। अगर पुराने खरीद के रखे हुए हैं तो ये वाला रेट है, और अगर यकम जुलाई 22 के बाद खरीद के रखे हुए हैं तो ये वाले रेट हैं। तो अब मैं बस नए लॉ वाले रेट ही लगा रहा हूँ, पता नहीं डेट ऑफ परचेज इसने दी नहीं हुई, तो अब जो सवाल आएगा एक इंशाल्लाह डेट ऑफ परचेज देगा। बहरहाल मैं नए लॉ वाले रेट लगा रहा हूँ। हाँ क्या चीज़? 3.5 ईयर, तो मैं ये वाले रेट लगा रहा हूँ। मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि शेयर यकम जुलाई 22 के बाद खरीदे हैं। हाँ भाई ये कब जो जवाब भी ठीक है कि टैक्स ईयर 2023 में हम अभी बैठे हैं, तो अगर टैक्स ईयर 2023 में बैठे हैं तो 3.5 ईयर्स तो बहुत ही पुराना बनता है। अगर आप ये नोट डाल के ये वाला रेट यूज़ करो तो भी चलेगा, लेकिन आजकल आईकैप ये कर रहा है कि जब भी सिक्योरिटीज़ का रेट दे रहा है तो इस तरह की वेग बातें नहीं कर रहा, वो फिर प्रॉपरली आपको बताएगा कि किस तारीख को ख़रीदें हैं, तो इसलिए मैं फिर इसी को रेट को यूज़ कर रहा हूँ। तो सिक्योरिटीज़ का होल्डिंग पीरियड देखें जी, सिक्योरिटीज़ का होल्डिंग पीरियड 3.5 ईयर, तो 3 साल के बाद और 4 साल के अंदर अंदर कितना रेट है? 7.5%। हाँ क्या हुआ है? हाँ ठीक है, प्रिंसिपल साहब को बताएं, जाके बताएं बस ठीक। ऐड टैक्स ऑन सिक्योरिटीज जी, सेपरेट ब्लॉक इनकम बोले 34400 इंटू ऐड करूं लेस करूं, तो गिरी जा रहे हैं, मैं और गिरूं ताकि ऐड करूं लेस करूं, ऐड, क्योंकि ये टैक्स ऑन सिक्योरिटी से ऐड होगा। ये टैक्स आपका बनता है या माइनस होगा? बनता है। ओके खड़े हो जाओ, ये निकल आते जेब से। ओहो बताएं जी जवाब क्या है? 2580। जवाब दें 126,196। मुझे लगता है आज आपको ज़्यादा मज़ा आया कल वाले सवाल की बनिस्बत, आज ज़्यादा मज़ा आया ना। अब आपने 2 दिन अफ्तारी नहीं करनी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको रोने की आवाज़ें आ रही हैं? कौन रो रहा है? क्रिएटिव क्यों रो रहा है? बच्चों की तरह ना ज़मीन पे पलेस्तियाँ मार रहा है, क्यों हंस लोटपोट हो रहा है? क्या हुआ? मैंने तो नहीं इतना टैक्स जमा कराना। क्यों? क्योंकि मुझे पहले किसी ने जिंदगी में काटा है। अबे तुझे किसने काटा रे? डीओजी तो सारे बंद हुए हैं आज, तुझे किसने काटा? कहते हैं मुझे एम्प्लॉयर ने काटा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मौके पे सैलरी देते ही उसने मेरा टैक्स काट लिया था। अब ये टैक्स डिविडेंड की तरह नहीं है कि ऐड करके लेस करना है,
तो टैक्स बताएं अगर उसका कट चुका इतना, तो क्या ये वाला टैक्स भी वो जमा कराए या इतना टैक्स उसको छूट दे दें? दे नहीं दें। टैक्स कटा, किसने काटा? किसको काटा? बिल्कुल नहीं एम्प्लॉय को काटा, एम्प्लॉय का टैक्स काटा। अजीब कॉन्सेप्ट बना के जा रहे हैं, घर वालों को भी शर्मिंदा करते हैं। जवाब 7,30,000। भाई हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं टेस्ट 2 में? थोड़ा सा टाइम दे देंगे, ये फिगरें लिखने से पहले सही कर देता, चलें ठीक है। अब मेरा रिदम बना हुआ था, मैं फिगरें लिख रहा था इधर। चलें जी, पेएबल टू शहबाज शरीफ कितना? 289196। काश के तेरे दिल में उतर जाए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले हेड्स ऑफ इनकम जमा करने हैं, उसके बाद सेपरेट ब्लॉक, फिर ज़कात माइनस करनी है। ये जो खुमार चढ़ा हुआ है ना आपको ज़कात पहले माइनस करने वाला, इसको उतारना है घर जाके। पहले क्या माइनस करनी है? फिर ज़कात माइनस करनी है, फिर उसके बाद टैक्स निकालना है, फिर क्या माइनस करनी है? टैक्स क्रेडिट। कर लें वाइंड अप पैकअप जिसने जो करना है। फिर टैक्स क्रेडिट माइनस करने हैं, फिर उसके बाद टैक्स ऐड करना है। कौन सा? सिक्योरिटीज का, सेपरेट ब्लॉक का, डिविडेंड का, सारी चीज़ों का जिनके अलग अलग रेट है उनका टैक्स। तो कुछ लोग ये समझते हैं ये वाला काम पहले करना है, नहीं 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 नहीं, पहले टैक्स रेट देने हैं फिर ये करना है। और इन द एंड अगर जिंदगी के किसी मोड़ पे भी कुछ हो चुका है तो वो एंड पे बता दें कि मेरे साथ ये हुआ था, बताना जरूरी है। बांटने जी, टेस्ट बांटने, ठीक है फिर बंद कर दें रिकॉर्डिंग। हाईएस्ट मार्क्स बता दें जरा पहले, 1 मिनट टेस्ट 2 में।